Hello students, welcome to the zoology class, and in continuation with the previous class of video, you can see we will continue with the chapter Animal Kingdom. पिछली वीडियो में क्लास में हम लोगों ने एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आगे हम लोग चलते रहेंगे ग्रेजुअली फॉर द फाइलम्स, जो उस पर फाइलम दी गई है. And the very first phylum, that is the most primitive multicellular animals, is the Porifera. So we will start today with the phylum Porifera under the chapter Animal Kingdom. Okay, let us start. As the name implies, Porifera. Porifera. Porifera नाम कहाँ से आया? Porifera नाम कहाँ से आया? Porifera नाम आया पोर बियरिंग. पोर बियरिंग. पोर बियरिंग से पोरीफेरा नाम आया. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अपने सराउंडिंग में सबसे कॉमनली पोर बियरिंग चीज़ें क्या दिख जाती हैं मुझे या आपको. कौन सी चीज़ें दिख जाती हैं पोर बियरिंग? खाने में देखें तो ब्रेड्स, केक्स, या फिर सीट के अंदर जो कुशन्स होते हैं, गद्दे, उनमें पोर होती है. बहुत सारी पोर होने के कारण, एयर स्पेस होने के कारण उनका नेचर कैसा हो जाता है? यस, ब्रेड्स आर ऑल्सो स्पंजी, केक्स आर ऑल्सो स्पंजी. इसलिए जो कॉमनली इनका नेम है वो हमने रखा हुआ है या हम पढ़ते हैं, दैट इज स्पंजेस, सिंस दे आर पोर बियरिंग. एंड अगर आप उसको उनके हैबिटेट से, उनके रहने की जगह से निकाल कर देखेंगे तो दे आर ऑल्सो स्पंजी. इसका मतलब उसमें बहुत सारे पोर हैं. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि हमारे ब्रेड्स में, केक्स में जो पोर होती है उनका कोई सिस्टम नहीं होता है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है. बट बिफोर दैट टॉपिक, लेट अस लुक एट द पॉइंट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर द टॉपिक दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन सी जो है स्पंजेस में या पोरीफेरेंस में एप्लीकेबल होती है. इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे. तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम पहले भी पढ़ चुके थे, ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर. दुनिया में कोई भी एनिमल कैसा नहीं है, यूनिसेलुलर नहीं है, तो फिर एनिमल किंगडम में वो नहीं आएगा. ये भी मल्टीसेलुलर है, बट इनको हम काउंट कर रहे हैं एज मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल. उनको हम काउंट कर रहे हैं मोस्ट प्रिमिटिव. जरा हम सोचेंगे कि क्या पढ़े थे और क्या कारण है कि मोस्ट प्रिमिटिव. मल्टी सेलुलरिटी की जरूरत क्यों पड़ी थी? बहुत से सेल्स एक साथ क्यों आए थे? कि वो किसी एक जॉब को, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को आपस में क्या कर ले, शेयर करके काम करें और टिश्यू बनाए. वो सिस्टम भी यहां लैकिंग है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोरीफेरा का. आपको ध्यान देना है कि मल्टी सेलुलर होते हुए भी इनमें क्या नहीं है, इनमें नो क्या, टिश्यू. और जब टिश्यू नहीं है तो हायर लेवल की तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं कि सर ऑर्गन होगा क्या. बिल्कुल नहीं होगा. अगर टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है. लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर ग्रेड. द डिविजन ऑफ लेबर इज अमंग द सेल्स. काम का बंटवारा, फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है उसका जो लोड है वो अमंग द सेल्स है. उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई टिश्यू नहीं, बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन है. हेंस दे आर मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो दो बातें क्लियर हो गई कि अगर हमें कोई पोरीफेरन मिल जाएगा तो वो स्पंजी होगी, क्योंकि उनके अंदर पोर्स हैं. पोर का एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, लेकिन उनमें हमें अलग अलग तरह की सेल दिखेगी जो अलग अलग तरह का फंक्शन कर रही है, लेकिन उनमें कोई टिश्यू दिखाई नहीं देगा. सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, सेसाइल. सेसाइल. एंड यहां बात आ रही एक्वेटिक. तो सबसे पहली बात तो ध्यान देना है कि यहां पर मैं ऑल लिख देता हूं. ऑल पोरीफेरेंस आर एक्वेटिक, वो पानी में मिलेंगी. मोस्टली मरीन, क्योंकि समुद्र में ही पानी की मात्रा क्या है,
बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर हैबिटेट उनको अच्छा मिला हुआ है, बट मैनी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर फॉर्म्स। स्पंजिला हैज़ बीन गिवन इन योर कोर्स, वो फ्रेश वाटर फॉर्म है, सब के सब एक्वेटिक है, पानी में डूब के अंदर एक्वेटिक बॉडी के नीचे बेस में मिलेंगे। एक्वेटिक बॉडी के बेस में मिलेंगे मतलब आप इस डायग्राम को, फोटो को देख सकते हैं, इस डायग्राम को देख सकते हैं, या मैं आपको यहां पर देखिए क्लियरली बता दे रहा हूं कि सेम स्पंज को मैंने ड्रॉ किया है, सेम स्पंज को मैंने ड्रॉ किया है, और मैं क्या कर रहा हूं, आई एम स्टिकिंग इट टू अ बॉटम पार्ट ऑफ एन एक्वेटिक बॉडी। ये पानी की लेयर है ऊपर की, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, और यहां मैंने इसको नीचे से चिपका दिया है। जहां से हम उसको अटैच्ड मिलेगा हमें उसके हैबिटेट में, उस जगह को हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम बेस है, आधार है, नीचे की जगह सबस्ट्रेटम से चिपकी हुई है, और इस चिपकने वाली फेनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, चिपकने वाली फेनोमेनन को हम बोल रहे हैं क्या, वो क्या है, सेसाइल है। सेसाइल है। सारे के सारे पोरीफेरेंस एक्वेटिक हैं, वाटर बॉडी के बेसल पार्ट पे मिलेंगे, कहीं बेंथिक पार्ट पे मिलेंगे, चाहे वो पॉन्ड में हो या मरीन हो, और वो नीचे के किसी स्टोन से या किसी स्ट्रक्चर से चिपके रहेंगे। उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे सबस्ट्रेटम, और इस फेनोमेनन को बोलेंगे सेसाइल। सेसाइल होने की वजह से वो क्या करेंगे, चलेंगे क्या, कोई भी चीज अगर कहीं से चिपकी हुई है तो आप क्या समझते हैं, व्हाट नेचुरल सी बात है कि अगर वो सेसाइल है तो उनमें लोकोमोशन नहीं मिलेगा। तो ये भी एक्सेप्शन है, एनिमल किंगडम में आप पढ़ते हैं एनिमल्स शो लोकोमोशन, तो पोरीफेरेंस आर ऑल एक्वेटिक, सेसाइल, हेंस देयर इज नो व्हाट, नो लोकोमोशन, वहां कोई लोकोमोशन नहीं है। सारे के सारे स्पंजेस जो हैं वो जहां से लग गए हैं, एक बार चिपक गए हैं, लाइफ टाइम वहीं रहेंगे। उनकी जो दूसरी जनरेशन है रिप्रोडक्शन के बाद हो सकती है कहीं दूसरी जगह आकर वो सबस्ट्रेटम से चिपके, बट वो एडल्ट्स कभी भी एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट टू दैट, अगर हम पिछली टॉपिक को रिकॉल करें तो सिमेट्री हम लोगों ने पढ़ी थी कि एनिमल्स में जो सिमेट्री होती है वो किसी भी प्लेन से काटने पर 2 हाफ्स इक्वल तो रेडियल, सिर्फ 1 प्लेन से काटने पर लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ्स तो था क्या, यस, बाई लेटरल। बट मोस्ट स्पंजेस में, इस पूरी कॉलोनी को अगर हम देखें, इस पूरी कॉलोनी को यहां पर देखें तो ये एसिमेट्रिकल है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पंजेस का जो बॉडी फॉर्म है उसमें अगर हम देखें सिमेट्री कैसी है तो वो मोस्टली क्या है, एसिमेट्रिकल है। सो दीज आर द फ्यू इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, बट इन इंट्रोडक्टरी वर्ड्स में भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। सेसाइल, नो लोकोमोशन एक्सक्लूसिव है पूरे एनिमल किंगडम से, टिश्यू नहीं है, सेंस ऑर्गन्स नहीं है, न्यूरल टिश्यू भी नहीं है, प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और पोर बियरिंग है, स्पंजी है, हेंस दे आर कॉल्ड स्पंजेस। लेट अस मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्पंजेस, जो स्पंजेस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोर बियरिंग। अगर कोई एनिमल कहीं रुका हुआ है वाटर बॉडी में, चल नहीं रहा है, तो वो अपना फूड कैसे पकड़ेगा? भाई स्नेक है, लिजार्ड है, टाइगर है, कोई भी है, अपनी फूड की तरफ अप्रोच करता है और उसको पकड़ लेता है, उसको कंज्यूम करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहां तो एनिमल चल ही नहीं पा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि वो फूड कैसे कलेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि उसके पास एक ही तरीका है कि उसके सराउंडिंग में जो वाटर है उसमें जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हों उनको वो फिल्टर करके फूड की तरह क्या करे, यूज करे। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ऑल्दो नेचुरली जब आप देखोगे तो बॉडी में आपको ऐसे छोटे छोटे पोर, जिनको आप बोलते हैं क्या, ऑस्टिया, ये नहीं दिखेगी इतनी क्लियरली, यहां पर एक्चुअल पिक्चर है, इस पे आपको नहीं दिख रहा है। यहां से वाटर एंटर करेगी, और वाटर एंटर करने के बाद बॉडी के अंदर एक कैविटी है, इस पर आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, स्पॉन्जोसील, वाटर वहां पहुंचेगी
थ्रू द कैनाल्स, वेरियस कैनाल्स, एंड फाइनली ये ऑस्कुलम से क्या कर दी जाएगी, बाहर कर दी जाएगी। वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये लगातार पानी को छानते रहते हैं। प्लीज लुक एट दिस पिक्चर। यहां पर क्या दिखाया गया है कि यहां थोड़ी सी डाई, नॉन टॉक्सिक डाई जो जहरीला ना हो, छोड़ दी गई है, और थोड़ी ही देर में क्या दिखता है कि ये जो डाई है, ये जो रंग है, ये इस वेसल लाइक स्पंज के बीच से बाहर आ रही है। डाई तो छोड़ी गई बाहर की तरफ पेरिफेरी में, अंदर कैसे चली गई, फिर बाहर कैसे आ रही है? क्लियरली एविडेंट दैट स्पंजेस सर्कुलेट वाटर, वो वाटर को सर्कुलेट करते रहते हैं और यही इनकी लाइफलाइन है। जैसे हम ब्रीदिंग फीडिंग करते हैं, ये सारा का सारा लाइफलाइन इनका यही है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। तो यहां बहुत ध्यान देना है। आप पढ़ते हुए ग्रेजुअली आगे जाएंगे, आपको मिलेगी स्टारफिश जिसमें इकाइनोडर्मेटा, वहां आपको मिलेगा वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। तो अभी तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, बट बाद में क्या होगा कि आप वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम में और कैनाल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये प्रिमिटिव है और इकाइनोडर्मेटा बहुत एडवांस है, तो कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल। वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम स्पंजेस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि यही उनकी लाइफलाइन है। वाटर जो है वो फाइन पोर्स जिनको हमने क्या बोला, ऑस्टिया से एंटर करेगी। जो वाटर एंटर करेगी तो उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ होगा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसके साथ क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स और प्लांट हो सकते हैं, फूड होगी, ये सारी चीजें होंगी, इसके साथ एंटर करेगी। माइक्रोस्कोपिक फूड्स को पकड़ के खाने का मतलब ये किस तरह का एनिमल हो गया, ये हो गया फिल्टर फीडर। ये फिल्टर फीडर हैं, ये माइक्रोस्कोपिक फूड्स को कलेक्ट करते हैं और उनको फिर डाइजेस्ट करते हैं। तो वाटर लगातार एंटर करेगी, वाटर ऑस्टिया से एंटर करेगी, एंटर करते समय क्या क्या लेकर आएगी, ऑक्सीजन लेकर आएगी और माइक्रोस्कोपिक फूड लेकर आएगी। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये स्पर्मेटोजोआ भी लेकर आएगी। ये अल्टीमेटली कैनाल से होकर बीच की एक सेंट्रल कैविटी में पानी पहुंचेगी, जिस सेंट्रल कैविटी को क्या कहा जाता है, स्पॉन्जोसील। सील का मतलब ही है कैविटी, स्पंज के बॉडी के अंदर की कैविटी को हम बोलेंगे कहां, स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील से फाइनली ऊपर की तरफ मिलेगा, क्योंकि बेस की तरफ नहीं मिलेगा, बेस की तरफ तो ये सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ है। ऊपर को मिलेगा क्या, ऊपर को मिलेगा ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम से पानी बाहर जाएगा। बहुत आसान सी बात है, समझने वाली बात है, बहुत इजी समझने वाली बात है कि जो अंदर आने वाला वाटर था वो ऑक्सीजन एंड माइक्रोस्कोपिक फूड ले आ रहा था। तो बाहर जाने वाला वाटर क्या लेकर जाएगा, बाहर जाने वाला वाटर लेकर जाएगा एक्सक्रीटरी वेस्ट्स। ये वेस्ट लेकर जाएगा, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो डिफ्यूज करेगी। उनसे नहीं मतलब है, यहां अनडाइजेस्टेड एक्सक्रीटरी वेस्ट से जो है बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से सारा का सारा पानी के साथ जो है बाहर की तरफ ऊपर की ओर निकलता चला जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कोर्स ऑफ flow of water current, although all sponges do not have so simple water current canal system. Asconoid sponge में सबसे simple होता है, उससे advanced होती है syconoid sponges, and most advanced are leuconoid sponges, जिसमें the course of water flow का जो रास्ता है वो change होता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि पोरिफेरेंस में कौन सा सिस्टम है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, जो किस पे हेल्प कर रही है, कलेक्शन ऑफ फूड, एक्वायरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड एक्विजिशन ऑफ एंड रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अंदर की तरफ से जो भी बाहर की तरफ जा रही पानी उसको ले जा रही है। ठीक है, हमारे पास भी सर्कुलेटरी सिस्टम है।
जिस पे क्लोज सर्कुलेशन है, हार्ट पंप करती है, प्रेशर डिफरेंस के कारण हमारा ब्लड फ्लो करता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण करता है। यहां कुछ भी क्लोज्ड नहीं है, वेसल के अंदर नहीं है, फिर भी मूवमेंट ऑफ वाटर हो रही है। इसका मतलब है कोई ना कोई चीज है इसको मूव करा रही है। सो द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, एज आई स्टेटेड, जस्ट यू स्टेटेड दैट पोरीफेरा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेजेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, simplest one Ascon type, then Sycon, then Leucon type, which helps in food gathering, respiratory gaseous exchange and removal of wastes. Now, which cell is responsible for the water current? और सिर्फ वो सेल ही नहीं, वो एक यूनिक सेल है जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोरीफेरन का, वो केवल और केवल पोरीफेरा में ही मिलता है, केवल और केवल पोरीफेरा में ही मिलता है, विच कंटेन अ होल ऑफ माइक्रोविलाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फाइन प्रोजेक्शंस, माइक्रोविलाई का होल ऐसे, और उसके बीच में निकली हुई है सीलिया, पूरी की पूरी सेल, उसके टॉप पे ऐसे माइक्रोविलाई का होल और उसके बीच में निकली हुई है सीलिया। इस तरह का सेल है जिसको हमने कहा है कोएनोसाइट। याद करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मेरी और आपकी बात हुई कि जो पैटर्न है वो कौन सा है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल, अलग अलग तरह के सेल, उनके पास अलग अलग तरह के काम। यस, उस तरह के बहुत सारे सेल हो सकते हैं, बट एक सेल के पास एक काम होता है और वो उसके साथ कोई टिश्यू नहीं बनाता है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट सेल जो है वो है क्या, कोएनोसाइट, जिसका अनदर नेम ही है उसके स्ट्रक्चर पे, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल। हियर आई हैव टेकन अ डायग्राम, आप देख सकते हैं एज आई स्टेटेड कि सेल है और सेल के ऊपर होल ऑफ किस क्या है, माइक्रोविलाई, फाइन प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और उसके बीच में मौजूद है क्या, फ्लैजिलम, फ्लैजिला है। ये सारा का सारा जो सेल की लाइनिंग है, ये पूरी सेल की लाइनिंग कैनाल्स के अंदर, अलग अलग स्पंजेस में, अलग अलग तरह के कैनाल सिस्टम में, कैनाल्स के अंदर, या फिर अगर हम बेसिक बात करें, ये क्रॉस सेक्शन मैंने एक स्पंज का ड्रॉ किया है, क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है। अभी वहां पर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो कैविटी उसका नाम है स्पॉन्जोसील, सो आई एम शोइंग दिस एज स्पॉन्जोसील। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो कि इस स्पॉन्जोसील के इनर साइड पे ये सेल्स है, जिसकी फ्लैजिला जो है वो टुवर्ड्स द किधर है, स्पॉन्जोसील है, ये टुवर्ड्स द स्पॉन्जोसील है, ये स्पॉन्जोसील। तो जब ये बीटिंग करेंगे लगातार तो इस स्पॉन्जोसील के पानी को धकेलेंगे कहां, ऊपर की तरफ, बट नेचुरल, इसलिए लगातार जो है फ्रेश और भी वाटर जो है वो फूड एंड ऑक्सीजन के साथ बाहर से अंदर इधर क्या करती रहेगी, एंटर करती रहेगी। सो विच सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वाटर करंट, विच सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वाटर करंट, आंसर इज कोएनोसाइट्स। Coenocytes are characteristic feature of poriferans. It is not found in any of the animals in animal kingdom, में नहीं मिलता है, और ये लाइनिंग करी है किसको, स्पॉन्जोसील को, ये देखिए स्पॉन्जोसील के इनर साइड पे है। और अगर एडवांस कैनाल सिस्टम है जैसे साइकॉन में है, रेडियल कैनाल, तो कैनाल में है, इसलिए यह भी ध्यान रखना है कि कैनाल्स के इनर लाइनिंग में एंड स्पॉन्जोसील में ये सेल्स प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पोरीफेरन का, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम विथ इनर लाइनिंग ऑफ कोएनोसाइट इन स्पॉन्जोसील एंड कैनाल विच मेंटेन वाटर करंट। वाटर करंट हेल्प्स इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। क्यों कि एनिमल सेसाइल है, वो चल नहीं सकता, जा नहीं सकता फूड कलेक्शन के लिए कहीं भी, और ये माइक्रोस्कोपिक फिल्टर फीडर है। वन मोर थिंग, अगर माइक्रोविलाई है, माइक्रोविलाई बहुत फाइन होते हैं बेटा, बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास है, और लगातार फ्लैजिला जो है बीटिंग कर रही है, वाटर करंट माइक्रोस्कोपिक फूड को लेकर यहां से जा रहा है, बट नेचुरल है कि उन माइक्रोविलाई के बीच जो है वो फंस जाएगी, एंटेंगल्ड हो जाएगी फूड, माइक्रोस्कोपिक फूड। आप इस डायग्राम में देखिए,
इस पिक्चर में आपको साफ साफ दिखा जा रहा है, ये फ्लैजिलम अगर बीटिंग कर रही है तो जो माइक्रोस्कोपिक फूड है वो इन माइक्रोविलाई के बीच फंस गई है, इनके बीच में आ जाएगी। अब क्या होगा? एज यू हैव स्टडीड इन अमीबा, अमीबा में कौन सी प्रोसेस फीडिंग के लिए आपने पढ़ा है? यस, रिकॉल करिए, रिकॉल करिए, कर लिया होगा आपने रिकॉल। सॉलिड फूड को अगर वो फीड कर रहा है तो सॉलिड फूड को अगर वो फीड कर रहा है तो आप बोलते हो उसको क्या? फेगोसाइटोसिस, ये बोलते हो आप, सॉलिड फूड को अगर वो फीड कर रहा है। यहां भी कुछ ऐसा ही प्रोसीजर चलेगा। जब वो फूड यहां इंटेंगल्ड हो जाएगी, फंस जाएगी, तो कोएनोसाइट्स क्या करेंगे? उन फूड पार्टिकल्स को थोड़ी सी म्यूकस के साथ लगाकर अपने सेल के जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है उसके अंदर खींच लेंगे, यहां अंदर खींच लेंगे। अंदर खींचने के बाद यहां बन जाएगी फूड वैक्यूल, जैसे यहां पर भी बनती है, आपने पढ़ा हुआ है, फूड वैक्यूल बोलते हैं। फूड वैक्यूल बन जाएगी, यहां फूड वैक्यूल बन जाएगी और फूड का डाइजेशन इसी सेल के अंदर होगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। रिकॉल करिए, जब सेल के अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है तो डाइजेशन का प्रोसीजर कैसा बोलेंगे? अगर मैं आपको 2 चॉइसेस दूं, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, यस, आप बिल्कुल पहुंच गए होंगे सही जगह कि इस तरह के डाइजेशन को जिसमें सेल के अंदर डाइजेशन होता है, यू कॉल इट व्हाट? यू कॉल इट व्हाट? यू कॉल इट इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। तो कोएनोसाइट्स का जो दूसरा फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि वो वाटर करंट मेंटेन कर रहे हैं जिससे माइक्रोस्कोपिक फूड अंदर आ रही है। अंदर आने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी सेल वहां पर है, ऑल्दो स्पंजेस के पास अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग सेल्स हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां कोएनोसाइट्स जो है वो वाटर करंट मेंटेन करने के साथ साथ फिल्टर फीडिंग का काम भी कर रहे हैं। वो माइक्रोस्कोपिक फूड को पकड़कर चिपकाकर उसकी फूड वैक्यूल बना रहे हैं और फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन फॉर दिस फाइलम पोरीफेरा। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें और क्या खास बात है, तो बहुत छोटी सी चीज मुझे समझ में आनी चाहिए कि स्पंज एनिमल है, और एनिमल में अगर आप मेरे को बता रहे हो कि सर ये ऐसे एनिमल है जो एक्वेटिक है, पानी के अंदर है, और ये चिपके रहते हैं किस चीज से? सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं, सबस्ट्रेटम से लोकोमोशन नहीं करते हैं, और एनिमल है। और एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं तो उसमें कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, नो सेल वॉल, नो सेल वॉल। तो पानी के अंदर ये स्टैंड कैसे किए होंगे? साइकॉन अगर है या बड़ी सी ल्यूकोनाइट स्पंज है तो वो खड़ी कैसे होगी सबस्ट्रेटम से? कोई भी स्ट्रक्चर, मैं क्यों खड़ा हूं, आपका जो बॉडी है वो स्ट्रेट क्यों है, इसका मतलब है कोई ना कोई मैकेनिकल टिश्यू वहां पर है। जो मैकेनिकल टिश्यू वहां पर है जो उसको खड़ा कर रही है, आप बोलोगे यस सर हमारे पास क्या है, बॉडी को सीधा खड़ा रखने के लिए स्केलेटन है, स्केलेटन है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्पंजेस ऑल्दो दे आर प्रिमिटिव, वो मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, लेकिन मोस्ट प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल होते हुए भी जो सबसे जरूरी चीज है नेक्स्ट आफ्टर द कैनाल सिस्टम आपको ध्यान रखना है, वो है उनका स्केलेटन। उनका स्केलेटन, स्केलेटन जो उसकी बॉडी को एक शेप एग्जैक्ट तो नहीं देता है, सिमेट्रिकल बोलते हो इसलिए आप, बट उसको स्टैंड करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो यहां जो स्केलेटन है वो बड़ा यूनिक है और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ऑल्दो हमारे जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें नहीं पूछा जाता है अब, बट स्पंजेस का क्लासिफिकेशन कि इसके कितने क्लासेस हैं, कैलकेरिया, हेक्साटिनिलिडा, डीमोस्पंजिया, फिर उसके कितने ऑर्डर्स हैं, इसका बेसिस भी है स्केलेटन ऑफ स्पंजेस। इसलिए हम इग्नोर कर ही नहीं सकते इस पॉइंट को कि स्केलेटन ऑफ स्पंजेस is very important. It is the basis of classification of the phylum sponge कि इसमें कितनी क्लासेस हैं और उसमें कितने ऑर्डर्स हैं और उसमें कौन कौन से एनिमल है।
लेट अस कम टू द काइंड्स ऑफ स्केलेटल टिश्यू, सॉरी एक्सक्यूज मी, टिश्यू तो होगी नहीं यहां पर, स्ट्रक्चर्स, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन स्पंजेस कौन कौन सी हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हो यहां पर दो बातें लिखी हुई हैं, एक तो लिखा है स्पिक्यूल, दूसरा लिखा है स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स बनी होती है प्रोटीन की, स्पॉन्जिन फाइबर बनी होती है प्रोटीन की। स्पिक्यूल किस चीज की बनी है उस पर बात कर रहा हूं। स्पिक्यूल बनी हुई है या तो कैल्शियम सॉल्ट्स की या फिर सिलिका की, सिलिका सॉल्ट्स की। अगर सिलिका सॉल्ट्स की बात करें, ग्लास आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो सिलिशियस स्पिक्यूल होगी वो ग्लास लाइक होगी, हाइलीन होगी। कैलकेरियस स्पिक्यूल जो होगी, जो कैल्शियम की बनी होगी, बट नेचुरल चॉक्स आपने देखे होंगे उसमें कैल्शियम का सॉल्ट है तो वो वाइट कलर की होती है। तो स्पिक्यूल्स हैं इनके पास, इधर मैंने पिक्चर लिया है स्पिक्यूल का, इधर मैंने पिक्चर लिया है स्पॉन्जिन फाइबर का। स्पॉन्जिन फाइबर का मेशवर्क है, जाल है, उसके अंदर स्पिक्यूल है और उसके बीच में सेल्स, तो ये पूरा का पूरा फंस जाएगा, एंटेंगल्ड हो जाएगा और स्पंज को पानी के अंदर अपनी बॉडी को मेंटेन करने में क्या करेगा, अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। स्पिक्यूल्स कई तरह के होते हैं। मोनाक्सॉन स्पिक्यूल का यहां मैंने पिक्चर लिया है जो आपको निडल की तरह दिख रहा है, बिल्कुल ग्लास की तरह दिख रहा है, मतलब ये सिलिका का स्पिक्यूल है। यहां पर मैंने पिक्चर लिया ट्राइएक्सॉन स्पिक्यूल का। हेक्साटिनल स्पिक्यूल्स होती हैं, तो ये छोटे 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 कांटे जैसे या बड़े या कभी कभी बहुत बड़े भी अलग अलग स्पंजेस में होते हैं, जो कभी कभी नेकेड आई से भी दिखते हैं। हाइएलोनीमा में नेकेड आई से दिखाई दे जाएगा आपको, बट बहुत से में माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये जो छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर हैं, कांच के जैसे कांटे या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के, इनको हम स्पिक्यूल बोल रहे हैं, वो एंटेंगल रहती है, उलझी रहती है स्पॉन्जिन फाइबर्स के बीच में, और इन्हीं में सेल्स भी आपस में उलझी रहती है। सो द स्केलेटन ऑफ स्पंजेस इंक्लूड क्या क्या हो गया, स्पिक्यूल of calcium carbonate or siliceous spicule and spongin fiber which is made up of protein। यहां दो डायग्राम्स हमने लिए हैं डिस्कशन के लिए। यूस्पोंजिया नाम है बाथ स्पंज, स्पंजिला एज आई स्टेटेड कि स्पंजेस मरीन भी होते हैं और क्या होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। स्पंजिला इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। तो यहां पर ये मरीन लिया है हमने, ये लिया हमने क्या, फ्रेश वाटर स्पंज। एसिमेट्रिकल दिख ही रही है, पहले ही बात हो चुकी है, बट यहां मैं आपको बताना चाहूंगा बाथ स्पंज, इसका मतलब है इसको स्क्रबर की तरह भी यूज किया जाता था पहले। बाथ स्पंज का मतलब नहाते समय, आजकल तो आर्टिफिशियल आने लगा है, एनिमल किलिंग वैसे भी नहीं होनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है कि हम नेचुरल हैबिटेट से एनिमल उठा कर न ले आए, कोरल्स ना तोड़ें, उनको न मारें, जैसे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जंगल को नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए, वैसे एनिमल्स को भी नहीं, क्योंकि इकोसिस्टम का सभी एक हिस्सा है, उसको अपने आप ऑपरेट करने देना चाहिए, और हम इंसान भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। बाथ स्पंज अगर स्क्रबर की तरह यूज करेंगे बाथ स्पंज, और उसमें स्पिक्यूल होगी, मतलब छोटे छोटे कांटे होंगे, तो क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी में जो है स्क्रैचेस आ जाएंगी, पूरी बॉडी छिल जाएगी, जलने लगेगी। तो बाथ स्पंज जो है, यूस्पोंजिया ट्रू स्पंज जिसको बोला जा रहा है, बाथ स्पंज, ये केराटोसा, इसमें नहीं होती है स्पिक्यूल, इसमें केवल होती है क्या, इसमें केवल होती है स्पॉन्जिन फाइबर। तो इसमें क्या नहीं होती है, स्पिक्यूल्स नहीं होती है, केवल क्या होती है, स्पॉन्जिन फाइबर होती है, इसलिए छिलने का, चुभने का डर ही खत्म। दैट्स वाई पहले के जमाने में लोग इसको एज अ स्क्रबर यूज किया करते थे। तो बाथ स्पंज, दिस इज द बेसिक्स अबाउट द स्केलेटन ऑफ स्पंजेस, कि स्पंजेस के स्केलेटन। लेट अस मूव टू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्शन, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं है तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज तो होगी ही नहीं। तो हमें यहां पर हर फाइलम में रिप्रोडक्शन भी पढ़ते हुए चलना है कि उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो आप समझ जा रहे होंगे कि दो तरह के बेसिक आपने पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल।
एसेक्सुअल में आपने प्लांट्स में, एनिमल्स में दूसरी तरह की चीजें पढ़ी होंगी। सेक्सुअल में आपने पढ़ा होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट मतलब स्पर्म एंड ओवा का मिलना। ये कॉमन सी फैक्टर है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जब फ्यूजन ऑफ गैमीट की बात आ रही है मतलब डिफरेंट सेक्सेस की बात आ रही है, मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स की बात आ रही है। ये तो बहुत क्लियर है। अब यहां स्पंजेस के कंटेक्स्ट में मुझे क्या देखना है? स्पंजेस के कंटेक्स्ट में मुझे देखना है ऑल स्पंजेस आर हर्माफ्रोडाइट। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, मुझे याद हो गया, बहुत अच्छी बात है, बट हमें आगे के फाइलम के लिए भी रास्ता बनाकर रखना है कि यहां पर क्या पढ़ के ध्यान देना है। हर्माफ्रोडाइट के लिए आप जानते हैं दूसरा टर्म क्या है? बाइसेक्सुअल, दैट इज बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल। और बाइसेक्सुअल के लिए दूसरा के तीसरा टर्म क्या है? मोनोइशियस। मोनोइशियस का एक्चुअल ये मीनिंग है बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। तो यहां आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज आप डायोशियस को जल्दबाजी में बाइसेक्सुअल बना देंगे और मोनोशियस को आप जल्दबाजी में यूनिसेक्सुअल बना देंगे। तो बी केयरफुल व्हाइल स्टडीइंग कि आप हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस याद कर लें कि बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। यहां पर एक और बात करनी है। पहली बात तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, नहीं तो आप मोनोशियस को यूनिसेक्सुअल बना देंगे जल्दबाजी में। दूसरी बात, बहुत से स्टूडेंट से मैं बात करता हूं, उनसे पूछता हूं बाइसेक्सुअल का मतलब क्या? बिल्कुल सही बता देते हैं, बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि रिप्रोडक्शन के लिए कितने इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी, तो वो बोलता है कि सर एक ही में हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहां पर आपको करेक्शन करने की जरूरत है। ऑल्दो बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल, बट मेल गैमीट बनने का टाइम किसी इंडिविजुअल में, सेम स्पीसीज में अलग होता है मोस्टली। ये दो मैंने यूस्पंजिया लिया है। इसमें अगर अभी स्पर्म बन रहा है तो अभी इसका ओवा मैच्योर नहीं हो रहा होता है। लेटर ऑन जब इसके सारे स्पर्म निकल जाएंगे तो फिर इसका ओवा मैच्योर होगा। इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं ज्यादातर बाइसेक्सुअल एनिमल में। इस तरह की घटनाओं को हम बोलते हैं प्रोटो एंड्री। प्रोटो मतलब पहले, एंड्री मतलब मेल, पहले मेल पार्ट बन के निकल गया, अब एग बनेगी। इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन स्पंजेस में नहीं होता है। इसलिए कंसेप्ट मत रखिएगा कि सारे बाइसेक्सुअल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि अगर एग एंड स्पर्म के मैच्योर करने का टाइम सेम नहीं है तो दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में होते हुए भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। ऐसा स्पंजेस के साथ है, प्रोटो एंड्री इनमें दिखाई देती है। अब यहां समझना क्या है, बहुत आसान सी बात। ये मान लीजिए यूस्पंजिया है, या मैं बात करता हूं दूसरा कोई, आपको यहां पर शो कर देता हूं डायग्राम कि ये स्पंज है। लुक एट द डायग्राम। ये एक स्पंज है जिसमें स्पर्म क्या हो रहा है? मैच्योर हो रहा है। ये दूसरा सेम स्पीसीज का स्पंज है जिसमें स्पर्म पहले मैच्योर होके निकल चुका है। अब इसमें क्या मैच्योर हो रहा है? इसमें एग मैच्योर हो रही है, ओवा ये मैच्योर हो रही है यहां पर, ओवा। अब ओवा जो मैच्योर हो रही है वो किसके अंदर हो रही है? वो बॉडी के अंदर हो रही है। ये पानी है, ये पानी है। इसमें क्या मैच्योर हो रहा है? इसमें स्पर्मेटोजोआ मैच्योर हो रहा है। जब स्पर्मेटोजोन्स मैच्योर हो जाएंगे तो ये बाहर आ गया। बाहर आने के बाद स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म अट्रैक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो बॉडी में छोटी छोटी पोर थी जिससे वाटर एंटर कर रहा था, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था क्या? ऑस्टिया। वहां से माइक्रोस्कोपिक फूड, ऑक्सीजन जा रहा था, तो उसके साथ ये स्पर्म भी उसके अंदर क्या करेगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय एंटर करेगी। एंटर करने के बाद ओवा के सबसे पास जो कोएनोसाइट होगी, कोएनोसाइट रिकॉल करिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो क्या करेगी? वो इसको रिसीव करेगी इस स्पर्मेटोजोआ को, और यहां पर जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। यहां पर जाकर फर्टिलाइजेशन हुआ। तो मैं कभी कभी क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं कि फर्टिलाइजेशन कहां हुआ?
वाटर में हुआ कि एयर में हुआ? थिंक कहां हुआ? करेक्ट आंसर है न वाटर में हुआ न एयर में हुआ, स्पंज की बॉडी के अंदर हुआ, स्पंज की बॉडी के अंदर हुआ। इसलिए ध्यान रखना है कि स्पंजेस में भी फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और अर्ली डेवलपमेंट यही शुरू हो जाएगी। एम्ब्रियो, ह्यूमन में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, एम्ब्रियो बनती है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यही शुरू हो जाएगी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होने के बाद ये सीलिएटेड लार्वा बन जाएगी यहां, और लार्वा भी उसी रास्ते से, ऊपर का रास्ता, इसको भी रिकॉल करिए। बगल से थी ऑस्टिया, ऊपर से क्या था? बगल से थी साइड से ऑस्टिया, ऊपर से क्या था? ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम से बाहर आएगी, लार्वा बाहर आएगी। अब फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ क्या? डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लार्वा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि लार्वा हम किसको कहेंगे, ये भी लिखा हुआ है किताबों में आपके पास, और हमें ध्यान देना है कि हर किसी छोटे फॉर्म को लार्वा नहीं कह सकते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो इंडिपेंडेंट होके अलग हो गया है डेवलपमेंटल स्टेज में, और उसकी मॉर्फोलॉजी देखने में वो बिल्कुल अलग है। कैटरपिलर आपने देखा होगा, आपने बोला होगा ये सर लार्वा है, तो कैटरपिलर लार्वा जो है वो किसका है? बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई अलग दिखता है और कैटरपिलर अलग दिखाई देता है। लेकिन कॉकरोच का जो बच्चा होता है, कॉकरोच का जो छोटा बच्चा, जिसको मैं बच्चा बोल रहा हूं, उसको आप लार्वा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कॉकरोच का छोटा बच्चा बड़े की तरह दिखता है। उसको आपने अलग से नाम दिया है क्या? निम्फ। आपने अलग से नाम दिया निम्फ। तो यहां ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विद लार्वा। लार्वा की भी डेफिनेशन होती है कि उसको देखने में कम से कम एडल्ट की तरह नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन, कि फ्रैगमेंट्स टूटी, वो अलग हुई और उसने नया स्पंज बना दिया। समझ में आना चाहिए, मुझे समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि एक टुकड़े ने अगर स्पंज बना दिया मतलब रीजनरेशन वेल मार्क्ड। रीजनरेशन कैसा है? वेल मार्क्ड है, क्योंकि टुकड़े ने स्पंज बना दिया। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, जो फ्रेश वाटर स्पंजेस है, जब उनमें पॉन्ड, उनका हैबिटेट ड्राई होने लगता है, तो क्या होता है कि इनकी, ये ड्राई होने लगा है, अभी पानी बहुत कम हो गया है, तो इनकी बॉडी के अंदर जो आर्कियोसाइट्स हैं, कि सर ये क्या सेल है? बेटा टोटीपोटेंट सेल, जो रीजनरेशन में हेल्प करती है। स्पंजेस में रीजनरेशन वेल मार्क्ड है। वो क्या करने लगती है? वो यहां गुच्छों में इकट्ठा होने लगती है, क्योंकि पानी सूख रहा है, तालाब सूख जाएगा तो स्पंज मर जाएगा, और ऐसे घड़े जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल बर्ड, या फिर क्या बोलते हैं? जिम्यूल। जिसके अंदर सेल्स हैं कॉल्ड आर्कियोसाइट्स। ये टोटीपोटेंट सेल है आर्कियोसाइट्स। वो जब स्पंज मर जाएगी, जस्ट विच आर फाउंड इन फ्रेश वाटर सिस्टम। तो बहुत सारी बातें आपके साथ हो गई। लास्ट एक यहां पर एक क्विक रिकैप हम देखेंगे कि स्पंज में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, तो क्या लास्ट हमें पढ़ना है, क्या बेसिक याद रखना है। नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 2 बार पूछा गया है। नो टिश्यू, लूज मेशवर्क ऑफ सेल्स किस में मिलेगी? ये पूछा गया है कि जिसमें सेल्स आपस में उलझे हुए हैं, उनकी जाल है, इस तरह का, किस में मिलेगा? आंसर क्या है? पोरीफेरा। एसिमेट्रिकल, पूरा फाइलम, पूरा का पूरा फाइलम एसिमेट्रिकल, किस में लिखा है? पोरीफेरा। डेवलपमेंट, बहुत प्रिमिटिव फाइलम है, प्रिमिटिव एनिमल, फिर भी डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है, विथ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म कॉल्ड लार्वा, जो कि देखने में अलग होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये 2 पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम किस फाइलम का फीचर है? आंसर इज
porifera which helps in gathering of food. So this is all about, you should remember about the porifera to crack the exams. And for the next phylum, we will continue in the next video. Thank you for watching. Thank you, students.